आज की इस वीडियो में हम मैक्सवेल रिलेशंस के पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ऊष्मागतिक संबंधों का उपयोग करते हुए सिद्ध करो कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है, जबकि वास्तविक गैसों की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर करती है। हमें प्रूव करना है कि using thermodynamic relations prove that the internal energy of an ideal gas does not depends on the volume but the internal energy of a real gas does। तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से। मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन होता है डेल एस बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट एवं सेकंड लॉ से क्या होता है, टी ऊष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम का संयुक्त समीकरण क्या है, टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। इस इक्वेशन को याद रखो, ये इक्वेशन काफ़ी बार जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो ये इक्वेशन काफ़ी बार यूज आएगी। हमें मैक्सवेल इक्वेशन, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को याद रखना है, ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम को याद रखना है, टी डी एस बराबर डी क्यू। एंट्रोपी में चेंज किस तरह से होता है, ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, तो डेल एस इक्वल टू या डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। यहाँ से टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू। तो ये जो टी डी एस इक्वल्स टू किसके होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम का संयुक्त समीकरण है। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी डी एस बराबर, यहाँ से टी डी एस बराबर टी डेल एस इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डी वी, या डेल एस बराबर टी को नीचे लेके गए तो 1/t डेल यू ब्रैकेट में डेल यू प्लस पी डेल बी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर ये डेल एस की वैल्यू है इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 कैसे फॉर्म ले लेगा, डेल एस की वैल्यू रखेंगे 1/t डेल यू प्लस पी डेल वी बाय डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बी। नेक्स्ट स्टेप होगा, टी को हम इधर लेके चले गए और बी से हमने इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन किस तरह फॉर्म, ये इस इक्वेशन कौन सा फॉर्म ले लेगी, डेल यू अपॉन डेल बी प्लस पी डेल बी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू, टी को इधर लेके चले गए हम, टी को हम ले गए इधर, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी। यहाँ डेल वी से डेल वी में अपन डेल वी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वी प्लस पी ब्रैकेट 1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट तो सेम रहेगा और ये इसको हमने अलग अलग लिख दिया, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, ये बचेगा पी। इक्वेशन हमारी हो गई इस तरह से। अब पी को हम इधर लेके जाएंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें पी को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो, किस तरह से हो जाएगी इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी माइनस पी को इधर लेके गए तो ये हो गया माइनस में, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब हमें क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमें प्रूव करना है कि
आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि रियल गैसेज के लिए डिपेंड करती है। तो आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण होता है PV इक्वल्स टू RT। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4। अब समीकरण यहां से आया, तो आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण होता है PB बराबर RT। ये है, हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम B। तो इक्वेशन 4 का V को कांस्टेंट रखते हुए T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है PB बराबर RT। ये इक्वेशन 4 है। तो हमें क्या चाहिए, डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम B। तो ये हमें कब मिलेगा, जब इस समीकरण 4 का V को कांस्टेंट रखते हुए T के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो P के सापेक्ष T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल P अपॉन डेल T एट V एक बार किया हमने, P को कांस्टेंट रखा, V को कांस्टेंट रखा। तो जब V को कांस्टेंट, एक बार V को कांस्टेंट रख के P का अवकलन कर दिया, दूसरी बार P को कांस्टेंट रखते हुए जब V का अवकलन करेंगे तो V कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो कैसे होगी, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से P बराबर RT अपॉन V। अब हमको चाहिए डेल P अपॉन डेल T एट V। तो V कांस्टेंट है और R भी एक कांस्टेंट है, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। तो R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और T हम T के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डेल T अपॉन डेल T। ये क्या हो गया हमें, R अपॉन V। तो हमें मिल गया डेल P अपॉन डेल T किसके एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इक्वल किसके इक्वल है, R अपॉन B। और इक्वेशन 4 से PV बराबर RT होता है। तो R अपॉन B को समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 से PV बराबर क्या है, RT। तो R अपॉन V किसके बराबर होगा, R अपॉन V बराबर होगा P अपॉन T। तो ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, R अपॉन V बराबर P अपॉन T। तो डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम P कांस्टेंट वॉल्यूम V इक्वल्स टू P अपॉन T। अब डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V की ये वाली वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 3 किस तरह से हो जाएगी, डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल्स टू T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V की वैल्यू P अपॉन T रख दी हमने यहाँ पे, P अपॉन T माइनस P, T से T कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, P माइनस P इक्वल्स टू 0। तो डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ये हमने किसके लिए निकाला, फॉर आइडियल गैस। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, अर्थात आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। मीन्स
फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। अब दूसरा केस देखेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, और जबकि रियल गैसेज के लिए वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो आदर्श गैस के लिए हमने अवस्था समीकरण से स्टार्ट किया था, इसी तरह वास्तविक गैस के लिए भी हम अवस्था समीकरण से स्टार्ट करेंगे। तो वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है? P + A/v² ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लिकेशन में V - V = RT, या R गैस कांस्टेंट है, A और B भी वैन डर वाल्स नियतांक हैं। तो इक्वेशन किस तरह फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप हम किस तरह लिख सकते हैं इसको? P + A/v² = RT। ये V - V को हम ले गए नीचे की साइड में। तो अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में हमें निकालना है ∂P/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V की वैल्यू इस अवस्था समीकरण से। तो इस जो इक्वेशन है इसका हम V को नियत रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये जो इक्वेशन है इसको V को कांस्टेंट रखते हुए हमें इसका T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ∂P/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V फर्स्ट टर्म का कर दिया, और ये जो V कांस्टेंट है, A हमने कांस्टेंट माना ही, A और B कांस्टेंट है, और B हमने कहा है कि B को कांस्टेंट है। तो जब ये वाला कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो ये जो पूरा ये वाली टर्म है इसका जो अवकलन करेंगे हम, तो ये 0 हो जाएगी। तो हमें अवकलन सिर्फ किसका प्राप्त होगा? सिर्फ इधर वाले टर्म्स का, P का, इक्वल्स टू, आप अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? T के सापेक्ष। तो R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, कैपिटल V कांस्टेंट है, V - V कांस्टेंट है, तो अवकलन किसका होगा? सिर्फ T का। तो इधर हमको मिल गया R/V - V। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 6 से। तो इक्वेशन 6 है ∂P/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V की वैल्यू, इक्वेशन यहाँ से समीकरण 6 से ∂P/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 6 से वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ∂U/∂V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल्स टू समीकरण 6 है हमारा T का T लिख दिया, और ∂P/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V की वैल्यू समीकरण 6 से R/V - V पुट कर दी, माइनस P। नेक्स्ट स्टेप होगा ∂U/∂V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल्स टू, ये T ये जो है इसकी वैल्यू हमने रखी अवस्था समीकरण से। तो रियल गैस के लिए अवस्था समीकरण, फॉर रियल गैस अवस्था समीकरण होती है P + A/v² V - V = RT। यहाँ से RT/V - V को इधर लेके गए तो इसकी वैल्यू P + RT, ये V - V को इसके नीचे ले गए तो RT/V - V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P + A/v²। तो यहाँ से ये जो RT P - V की वैल्यू रख दी, P + A/v² माइनस P। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया ∂U/∂V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल्स टू, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? A/v²। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से? हमें प्रूव करना है कि रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो हम इसका इंटीग्रेशन किया, दो है यहाँ पे, डेल में U है और V है, तो इंटीग्रेशन U1 से U2 और V1 से V2।
तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, u1 से u2 इंटीग्रेशन du इक्वल्स टू v1 टू v2 इंटीग्रेशन a अपॉन वी स्क्वायर, ये डेल v को लेके चलेगा हम इधर, तो ये हो गया dv। या u का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, du का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हमें u, और लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया u2 माइनस u1 इक्वल्स टू a। अब 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 ऑफ v। अब लिमिट्स लगा दी हमने v1 से v2। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा u2 माइनस u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। यहाँ हमने लिमिट्स को लगाएंगे तो माइनस, सबसे पहले आएगा ये -1 अपॉन v2। जब इसके लिमिट्स को पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1। ये किस तरह से आया हमने, ये है u1 से u2 du बराबर v1 से v2 a अपॉन वी स्क्वायर dv। इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें u लिमिट्स u1 टू u2 a कांस्टेंट 1 अपॉन वी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन किए तो क्या मिला हमें, इसको हम लिख सकते हैं v1 टू v2 v की पावर -2 dv। तो नेक्स्ट स्टेप को लिख सकते हैं हम a, इसका इंटीग्रेशन किया करेंगे तो v, इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट्स की वैल्यू v1 से v2, या हो गया ये किस तरह से v टू द पावर -1 अपॉन -1, लिमिट्स v1 से v2, या a, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन v, लिमिट्स है v1 से v2। जब लिमिट्स लगाएंगे तो कैसे बचेगी, a -1 पहले ऊपर वाली लिमिट्स v2 माइनस ऑफ v1 -1 अपॉन v1, तो क्या कैसे मिलेगा हमें ये a -1 अपॉन v2, माइनस से माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +1 अपॉन v1। तो लिमिट्स लगाने के बाद में हमें फाइनली मिलेगा a 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2। ये तो हमने इंटीग्रेशन को करके बताया कि 1 अपॉन वी स्क्वायर का, 1 अपॉन वी स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन v। 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन v। तो ये आ गया हमारा a इधर हमने, तो हमें क्या मिल गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। 1 अपॉन वी स्क्वायर का कितना इंटीग्रेशन कितना प्राप्त हुआ हमें, -1 अपॉन वी, लिमिट्स लगाने पर फाइनली हमें मिल जाएगा u2 माइनस u1 इक्वल्स टू a 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2। तो ये जो इक्वेशन मिली ये हमने रियल गैस की अवस्था समीकरण से ही तो हमने ये इक्वेशन निकाली। तो हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं फॉर रियल गैस, अतः वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर करती है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है, जबकि रियल गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर करती है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमें न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशन याद रखने हैं, और थर्मोडायनामिक्स के जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के जो डी क्यू ये वाला इक्वेशन है,
हमने इक्वेशन लिखा था इसमें स्टार्टिंग में TdS इक्वल्स टू DQ इक्वल्स टू DU प्लस PdV, ये इक्वेशन याद रखना है। और यूनिट 1 से न्यूमेरिकल टाइप के मैक्सवेल रिलेशंस के मैक्सवेल जो इक्वेशन है उनको यूज करते हुए जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः ज़्यादातर पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन या तो खंड ब में या खंड से में कुछ भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इसलिए जो बुक है उसमें मैक्सवेल रिलेशंस के पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको एक बार आप देख लें और इक्वेशंस को देखें कि हमें कौन से, जब हमें किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए दिया गया है तो हमें ये देखना है कि हमें इक्वेशन को, उस जो क्वेश्चन है उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। जैसे इस जो न्यूमेरिकल था ये वाला, इसमें हमने स्टार्टिंग की थी मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से, उसके बाद हमने ऊष्मागतिकी के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से जो डेल एस है उसकी वैल्यू पुट की थी। अब डेल एस की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें इक्वेशन 3 मिल गया। अब 3 में हमें प्रूफ करना था कि आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड, रियल गैस के लिए डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, और वास्तविक गैस के और जो आइडियल गैस है उसके लिए डिपेंड नहीं करती। तो हमने डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी की वैल्यू आदर्श गैस के लिए भी निकाली और वास्तविक गैस के लिए निकाली, और इस तरह से हम प्रूफ कर पाए कि आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है और रियल गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर करती है।